हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि जेई एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट हो। यानी जेई एडवांस के मद्देनजर ये हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। जरा इस पर आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ए spherical portion has been removed from a solid sphere having a charge distribution uniformly in its volume as shown in figure. The electric फील्ड इनसाइड द एम्प्टेड स्पेसिस। ये हमारा सॉलिड स्फीयर है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये जो है स्पेस इसमें से काट करके निकाल लिया। ठीक है, तो कह रहा है कि जो स्पेस है इनसाइड द स्पेस किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इनसाइड सॉलिड स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, थ्योरी में हमने बताया था कि इंटेंसिटी जो होती है E इज इक्वल टू सॉलिड स्फीयर अगर है, ये सॉलिड स्फीयर है, इसके इनसाइड में अगर इसकी रेडियस R है, चार्ज Q है, ठीक है, और वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज अगर रो हो, रो का मतलब हुआ कि कितना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी Q बटा में 4/3 पाई R। ठीक है, इसके अंदर चार्ज कितना हो जाएगा, इसके अंदर चार्ज होगा, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 4/3 पाई R, अगर यह रेडियस R हो, ठीक है, तो इसके अंतर्गत चार्ज निकल जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, ये टर्म क्या हो गया, ये रो हो गया, ये हमारा dq हो जाएगा, ये रो हो गई, ये रो हो गया। हम लिख सकते हैं इसको dq इक्वल टू रो एंड टू 4/3 पाई R की। अब अगर इंटेंसिटी निकालनी होगी इसकी एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर, तो E इज इक्वल टू कितना हम लिखेंगे, रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब और डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई कट गया, R स्क्वायर एक कट गया इससे, तो ये हो गया कितना, रो बटा में 3 एप्सिलॉन नॉट R। इसका डायरेक्शन किधर होगा, रेडियल होगा, आउटवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज है तो ये आउटवर्ड्स रेडियल होगा। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में कि E इज इक्वल टू रो बटा में 3 एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर। ठीक है, यानी अलोंग, तो ये अगर अब देखिए, अब इस ये हमारा स्फीयर के कारण जो है इंटेंसिटी होती है। अब इस पॉइंट पर सपोज ये सेंटर है स्फीयर, इसको हम यहाँ पर फ्रेश तो बनाते हैं फिगर। ये जो है स्फीयर सपोज की ये स्फीयर है, ठीक है, और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होमोजेनियसली अगर डिस्ट्रीब्यूट है, अगर रो इसका जो है हमारा वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज है, ठीक है, और इसका रेडियस जो है अगर R हो, अगर रो हम दे दिए हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो कट किया गया है, कोई वॉल्यूम निकाल लिया गया, इसका सेंटर, ये सेंटर O है और ये सेंटर O डैश है। इसके अंतर्गत किसी पॉइंट P पर हमको सपोज की इंटेंसिटी निकालनी P, ठीक है, तो ये काट के निकालने का मतलब इसके क्या, रो जो हो जाएगा माइनस रो हो जाएगा, यानी इसके कारण इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी इस P पर, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी, और इसके कारण जो इंटेंसिटी होगी इस डायरेक्शन, ठीक है, चूंकि माइनस हो गया, काट करके निकाल लिया गया। ठीक है, तो अब इस देखिए जो रिमाइंडर जो है, यानी पूरे स्फीयर के कारण ई डैश जो है, ई डैश इजकल टू क्या हो जाएगा, रो बटा में 3 एप्सिलॉन नॉट ओपी वेक्टर, यानी अलोंग ओपी हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। ओपी मतलब क्या, ओपी वेक्टर का मतलब हो गया कि ओपी का मैग्नीट्यूड और प्लस यूनिट वेक्टर अलोंग। ठीक है, तो ये हमारा ओपी वेक्टर हो गया, ये हो गया E1,
दूसरा क्या हो गया, ये जो इम्प्टी खाली काट करके रिमूव कर लिया, तो रिमूव कर गया तो इसके कारण जो हो जाएगा E2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई बटा में 3 एप्सिलॉन नॉट ओ डैश टी, ओ डैश टी। मतलब क्या, माइनस चिन्ह का मतलब कि डायरेक्शन हो जाएगा पीओ डैश। इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो बटा में 3 एप्सिलॉन पीओ डैश, ठीक है, अलॉन्ग पीओ। तो अब रिजल्टेंट हमारा इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, E इजिकल टू दैट विल बी E1 प्लस E2 दैट विल बी कितना हो जाएगा, रो बटा में 3 एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन ले ले, रो बाई 3 एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा ओपी जोड़ पीओ। अब वेक्टर से ओपी पीओ क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ओ ओ डैश। इसको हम लिख सकते हैं E इजिकल टू रो बटा में 3 एप्सिलॉन नॉट ओ ओ डैश, ठीक है, यानी फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर टू सेंटर ऑफ द फ्री स्पेस। ये जो हमारा जो है वैक्यूम जो होल है, जो इसको हम निकाल एम्प्टी जो है, इसका सेंटर ओ ओ डैश हो गया। तो ये हमारा इंटेंस, अब देखिए क्या हो गया, ये टोटल टर्म्स हमारा कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी इस दोनों का सेंटर से गुजर रहा है, तो इसका मतलब कि यूनिफॉर्म इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या कर देता है, ऑप्शन में देता है जीरो एवरीवेयर, कहीं जीरो नहीं होगा। रिजल्ट जो हमारा मिला, रिजल्ट जो मिला क्या, E इजिकल टू रो बटा में 3 एप्सिलॉन नॉट ओ ओ डैश, ठीक है। अब ये जो है हमारा जीरो एवरीवेयर, दैट इज द रॉन्ग, कहीं भी जीरो नहीं है, यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड ये वैक्यूम का सेंटर, दोनों के अलोंग हो जाएगा ओ डैश, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। कहता है जीरो ओनली एट इट्स सेंटर, इस सेंटर पर जीरो नहीं होगा, इस सेंटर पर जीरो नहीं होगा क्योंकि ओ ओ डैश है, ठीक है। हाँ, अगर ये वैक्यूम इस सेंटर पर होता, इस सेंटर पर होता, स्फीयर के सेंटर पर होता, तो जीरो हो सकता है। तो इसके सेंटर पर जो है हमारा डाइलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एम्प्टी स्पेस के सेंटर पर जीरो नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर इज बी, नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, ठीक है, फिक्स डायरेक्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड देखिए एक क्वेश्चन और है, सेम क्वेश्चन, दिमाग अगर लगाएंगे तो सेम क्वेश्चन है। टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 कैरिंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो एंड माइनस रो। ये देखिए इसका रेडियस R है, ठीक है, R1 है, और इसका प्लस जो है रो है, और इसका R2 है, और इसका डेंसिटी माइनस रो, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन देखिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो एंड माइनस रो रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड सच दैट दे पार्शियली ओवरलैप एज शोन इन फिगर एट ऑल पॉइंट्स इन द ओवरलैपिंग रीजन। तो इस रीजन में किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सपोज एनी पॉइंट हम ले लेते हैं P, ये पॉइंट है P, ठीक है, इसका सेंटर है O और इसका सेंटर है O डैश, O डैश, ठीक है। तो अब देखिए इसके कारण प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो बताया था कि इंटेंसिटी सॉलिड स्फीयर में क्या हो गया, E इजिकल टू रो बटा में 3 एप्सिलॉन नॉट R डैश अलोंग द रेडियस, ठीक है। R डैश का मतलब हो गया कि रेडियस जो है R हो गया, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो गया अलोंग, ठीक है। तो ये हमारा जो है इतना, अब इसके कारण जो स्फीयर बड़ा स्फीयर है, इसके कारण कितना हो जाएगा,
ठीक है, यानी E1 ड्यू टू स्फीयर हैविंग R1 डिस्टेंस, यानी वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज रो, इसके कारण अगर अगर ये E1 है तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो बटा में 3 एप्सिलॉन नॉट OP, ठीक है। एंड ड्यू टू स्मॉलर, यानी ड्यू टू स्फीयर हैविंग माइनस रो, यानी वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज निगेटिव है, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव के कारण और ये हो गया निगेटिव के कारण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस रो बटा में 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्या चीज, O डैश P, ये हो जाएगा O डैश P माइनस, माइनस मतलब कि इसका डायरेक्शन हो जाएगा E2 का, ये क्लियर है। इसको हम लिख सकते हैं क्या है, O PO डैश, PO डैश, दैट विल बी रो बटा में 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट, माइनस है, माइनस OP डैश है, सॉरी, ये जो है हमारा माइनस चिन्ह लिए हैं, तो ये हो गया O डैश P, O डैश P, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं रो बटा 3 एप्सिलॉन नॉट PO डैश। अब दोनों को जब हम जोड़ देंगे, यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी किसी पॉइंट पर इनसाइड बोथ कवरिंग, जो है जो आपका दोनों जो कवर किए हुए हैं, ओवरलैपिंग जो किया हुआ है, यानी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दैट विल बी रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन हो गया, इसमें और इसमें, और प्लस हो गया OP डैश, OP और प्लस PO डैश, PO डैश, दैट विल बी इक्वल टू रो बटा में 3 एप्सिलॉन नॉट O डैश, O डैश कांस्टेंट हुआ, यानी ये दोनों को मिलाने वाली रेखा इसके अलग हो जाएगी E, ठीक है। तो अब इसका ऑप्शन देखिए क्या कहता है, ऑप्शन कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, जीरो तो नहीं था, ठीक है, दैट इज रॉन्ग। रॉन्ग, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, सपोज इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोटेंशियल हमारा हमने क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट निगेटिव होता है, यानी पोटेंशियल डिक्रीजेज, तो हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड में हमारा ये कांस्टेंट है, टोटल टर्म्स कांस्टेंट है, दैट इज द करेक्ट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज द सेम डायरेक्शन अलोंग द, माने किसी भी पॉइंट पर हमारा जो इसका डायरेक्शन अलोंग द सेंटर ज्वाइनिंग द टू स्फीयर्स, O डैश, इसलिए डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। तो हमारा C एंड D करेक्ट है, A एंड B जो है दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमको देख रहा है। कहता है इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वेरी एज R माइनस 2.5, वेरी करता है प्रोपोर्शनल टू R, E प्रोपोर्शनल टू R पॉइंट माइनस 25, ठीक है। इन स्टेड ऑफ R माइनस 2, देन गॉसेस लॉ इज स्टिल वैलिड। अब देखिए हमारा गॉसेस लॉ जो है पहले कूलॉम्स लॉ आया था, ठीक है, तो गॉसेस लॉ इज वेरीफाइड है फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, और कूलॉम्स लॉ में क्या होता है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का माइनस पावर 2, और यहां पर क्या दे रहा है, ये फॉलो कर रहा है कि R का पावर माइनस 2.5, या कोई कहे R का पावर माइनस 3, ठीक है। तो उस स्टेज में जो होगा R का पावर माइनस 2 इंस्टीट्यूट ऑफ इतना, देन गॉसेस लॉ विल स्टिल वैलिड, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट।
The Gauss's law can be used to calculate the field distribution round an electric dipole. हमने बताया था थ्योरी के क्लास में, प्रॉब्लम्स भी कुछ दिए थे, हम बताए थे कि गॉसेस लॉ सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल दोनों केस में वैलिड होता है, बट इंटेंसिटी निकालने के लिए इफ वी यूज द गॉसेस लॉ टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, तो जो बॉडी जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो एंड हैविंग सिमेट्री ओनली, uniformly distributed and having symmetry only, either spherical symmetry हो, volume symmetry हो, या cylindrical symmetry हो, या planar symmetry हो. spherical symmetry हो, cylindrical symmetry हो, या planar symmetry हो. Otherwise you cannot use the Gauss's law to calculate the intensity at a point. You use the Coulomb's law. सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल के लिए हमारा इनसाइड द चार्जेस जो होंगे डाइपोल, तो हम फ्लक्स निकाल सकते हैं. फ्लक्स होगा कि फ्लक्स इज ऑफ द टोटल फ्लक्स ऑफ द नेट फील्ड थ्रू क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. वहां पर हमारा वैलिड हो सकता है. इंटेंसिटी निकालने के लिए चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हैविंग सिमेट्री ओनली. ठीक है, तो ये हमारा जो है कहता है द गॉसेस लॉ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. ये हम यूज नहीं कर सकते हैं इंटेंसिटी निकालने के लिए. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज जीरो समवेयर, देन साइन ऑफ द टू चार्जेस मस्ट बी द सेम. अगर ये चार्ज और ये चार्ज Q1 और Q2 अगर हो, तो कहता है किसी पॉइंट पर अगर जीरो इंटेंसिटी है, ये तभी संभव है जब दोनों में जो है ये आपका अपोजिट नेचर का हो. ये हमारा जो है जब तक एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नहीं होगा, तब तक ये इंटेंसिटी इसके बीच में कहीं जीरो नहीं होगी. ठीक है, तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज जीरो समवेयर, कहीं जीरो है. द साइन ऑफ द टू चार्जेस मस्ट बी द सेम. मस्ट बी द सेम, दोनों सेम नेचर का होगा तब एक इधर रिपेल करेगा और इधर रिपेल करेगा. ये अपोजिट नेचर का नहीं, दोनों सेम नेचर का जब होगा तब ये जाकर के किसी पॉइंट पर जीरो हो सकता है. अगर अपोजिट नेचर का होगा, मान लीजिए कि Q1 पॉजिटिव है तो इधर जाएगा, अगर ये निगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो जीरो हो नहीं सकता है. अगर ये निगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये हमारा जो है पॉजिटिव है तो ये इधर फील्ड इंटेंसिटी होगी. तो अगर ये Q1 और Q2 सेम नेचर का होगा तो ये रिपेल करेगा, इधर ये रिपेल करेगा, और जिस पॉइंट पर रिपल्सन फोर्स हो जाएगा अगर सेम हो जाएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन अपोजिट इन डायरेक्शन, इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी. ठीक है, तो इंटेंसिटी जो है अगर किसी पॉइंट पर दो चार्जेस का जीरो है, तो इट मीन्स कि चार्जेस जो है मस्ट बी द सेम नेचर का होगा. The sign of the two charges must be the same. That is the correct statement. The work done by the external force is moving a unit positive charge from point A and potential VA to point B at potential VB is VA minus VB. देखिए, अगर ये पॉइंट A है, यहां पोटेंशियल V है, और ये पॉइंट बी है, यहां पोटेंशियल VB. ठीक है, तो कहता है एक्सटर्नल फोर्स द्वारा ए से बी पर हमको यूनिट चार्ज को ले जाना है. तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स. मतलब कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा. तो आपको यहां से यहां ले जाना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगी? कहता है कि वर्क डन ए से बी अगर हम ले जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी? VA से VB, यानी वर्क डन जो होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स
इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी। अगर हम ले जा रहे हैं क्यू चार्ज को तो ये वर्क डन हो जाएगा, दैट विल बी क्यू वी ए माइनस वी बी। ठीक है। अब कह रहा है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी व्हेन क्यू इज इक्वल टू 1, व्हेन क्यू इज इक्वल टू 1, देन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, दैट इज द करेक्ट स्टेट। क्लियर है। वही, चूंकि आप समझिए कि अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा होता, वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा होता, तो ए से बी ले जाने में पोटेंशियल घटेगा, पोटेंशियल घटेगा, यानी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ द वर्क डन माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। वी ए माइनस वी बी, चूंकि ये हायर पोटेंशियल पर है, तो हायर पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्ज जब मूव करता है इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, तो वह लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। ठीक है। तो ये हमारा जो है, जब वर्क डन पॉजिटिव होगी तो पोटेंशियल घटेगा। ठीक है। वर्क डन निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो ये हायर पोटेंशियल पर है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि हमारा क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी, आप लिखते अगर डी भी ए से बी इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा तो लिखते, तो क्या लिखते, आप लिखते ई डॉट डी आर। ठीक है। ए से बी, और ये हमारा माइनस होता क्योंकि ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर होता। क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, भी, तो ये हो जाएगा, इसका आ जाएगा भी माइनस भी, और ए से बी मतलब क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, तब इजकल टू ये आपका हो जाता कितना, ई डी आर, ई डी आर। तो ये वी ए माइनस वी बी, ये वर्क डन आप निकालते इसको, ये ई जो है अगर यूनिट है तो क्यू ई होता, तो क्यू की वैल्यू 1 हो गया, एफ इंटू डी आर, एफ इंटू डी आर लिखते तो ये आपका हो जाता, ये वर्क डन डीवी है ना, अगर वर्क डन हम लिखते तो ये डब्ल्यू इंटू वी बी होता, ये इसमें अगर क्यू से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्यू ई हो जाता। ठीक है, क्यू ई, और ये होता आर ए से बी। ठीक है। तो ये होता कितना, क्यू ई, यूनिट हो गया, ई हो गया बी से ए। ठीक है। आर बी माइनस, ये होता है क्यू ई और आर बी माइनस आर ए। आप समझिए, ये क्यू की वैल्यू 1 हो गई, ये कट जाएगा। ठीक है। तो ये 1 जब हो जाएगा तो वर्क कितना हो जाएगा, आर बी माइनस ये होता, लेकिन ए माइनस बी ये होता हमारा वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा, लेकिन वो कह रहा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए ई आर ए माइनस आर बी, माने यहां से यहां जाने में, समझे, इस पोजीशन से इस पोजीशन जाने में जो होगा एक्सटर्नल फोर्स द्वारा, इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा होता है तो आरबी माइनस एल होता है, इसका पोजीशन में से इस पोजीशन को घटाते, वी ए माइनस वीबी अगर इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा होता तो वीबी माइनस बी होता, बट हमारा एक्सटर्नल द्वारा जो कह रहा है तो उसके लिए हमारा वर्क डन जो हो जाएगा दैट विल बी वी ए माइनस वीबी, दैट इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a point charge q is placed on the top of a cone of semi-vertex angle theta so that the electric flux through the base of the cone is q1 minus cos theta बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये कोन है, ठीक है, ये कोन है, तो कहता है कि पॉइंट चार्ज, ये चार्ज यहां पर क्यों रखा है, इसके वर्टेक्स पर,
on the top of a cone of semi-vertex angle theta so that the electric flux through the base of the, इसके बेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। तो हम क्या करें कि एक गॉसियन सरफेस में, तो गॉसियन सरफेस में क्या लेंगे, इस कोन को सेंटर मानते हुए और इसके स्लांट एज को, इसको रेडियस मानते हुए एक स्फीयर को हम ड्रॉ कर दें। ठीक है, इस तरह से इस स्फीयर को हम ड्रॉ कर दें। ठीक है, दैट इज द सेंटर। अब इस बेस के नीचे के सरफेस एरिया से कितना हमारा फ्लक्स होता है ये हमको निकालना है। तो टोटल एरिया से कितना होगा, टोटल एरिया से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल एरिया से अगर इस सरफेस का एरिया सपोज एस हो, इफ एस बी द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, एंड एस डे बी द एरिया ऑफ द surface below the base of the cone, ठीक है। तो हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इजिकल टू हो जाएगा कि जितना ये है, यानी एस डैश बटा में एस और इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन। क्लियर है, ये हमारा जो है बेस एरिया, पूरा में जो है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, तो यूनिट एरिया में क्या हो जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट बाई एस। अगर इसका एरिया जो है एस डैश हो तो एस डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द रिगार्डिंग आंसर हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड फ्लक्स। ठीक है, तो इस कितना एरिया कितना होगा इसको हम लोग देख लीजिए। एरिया जो है आपका, इसको इस तरह से समझिए, ये आपका जो है एरिया, ये जो स्फीयर है ये एरिया कट किया गया, ये अब समझिए, ये और ये, ठीक है, ये हो गया रेडियस। ये एंगल सपोज की, ये कहता है कि थीटा एंगल है, दिया हुआ है कि कोन का एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, सेमी एंगल जो है दैट इज द थीटा, ये भी थीटा। ये सपोज की एंगल अल्फा, ठीक है, और ये एंगल जो है हमारा डी अल्फा। ठीक है, ये रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस कितना, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रेडियस अगर आर हो, इस ट्रायंगल में ओ ओ माने इसका ओ पी आर, ओ पी क्यू, ठीक है, तो ये रेडियस आर इजकल टू साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, आर बाई आर, यानी आर इजकल टू हो जाएगा आर साइन थीटा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी स्लांट एंगल का जो एज होगा, एज जो होगा दैट इज द आर। ठीक है, तो आर इजकल टू आर साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल कितना, डी अल्फा इजकल टू एंगल कितना, थीटा इजकल टू एल बाई आर होता है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, आर डी अल्फा। ये है अगर पी टी हो तो पी टी इजकल टू जो होगा दैट इज आर डी अल्फा। क्लियर है, ये हो जाएगा आर डी अल्फा, आर डी अल्फा हो जाएगा। तो अब एरिया कितना हो जाएगा, इस पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, इस पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, डीएस इजकल टू अगर इस एलिमेंट का एरिया अगर डीएस है तो डीएस इजकल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर और इंटू आर
डी अल्फा, डी अल्फा दैट विल इक्वल टू कितना 2 पाई आर साइन अल्फा आर डी अल्फा दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर, हम बाहर कर दें और ये हो जाएगा साइन अल्फा डी अल्फा। ठीक है, तो ये डीएस हो गया इसकी, और अब इसका जो होगा एस पूरे इसका एरिया जो हो जाएगा, तो हमारा ये अल्फा कितना वेरी करेगा 0 से लेकर के थीटा। ठीक है, तो इसलिए तो एस डैश इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर साइन अल्फा डी अल्फा, और ये हो जाएगा 0 से लेकर के थीटा। तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा 0 से लेकर के थीटा तक, यानी 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको इस फार्मूले में हम पुट कर दें, वह तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू दी रिक्वायर्ड एरिया फाई इज इक्वल टू एस डैश, एस डैश मतलब 2 पाई आर स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू क्यू बटा में एप्सिलॉन। तो ये आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, यानी क्यू बटा में 2 एप्सिलॉन और 1 माइनस कॉस। रिक्वायर्ड जो हो जाएगा पाई रिक्वायर्ड जो होगा जाएगा, यानी रिक्वायर्ड फ्लक्स जो हो जाएगी दैट विल बी क्यू बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। दैट इज द आंसर। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है प्रूफ दैट क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, दैट इज द हेंस द रिजल्ट, हेंस द रिजल्ट। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें कहता है क्या, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड एन इमेजिनरी हेमिस्फीयर surface, hemispherical surface of radius r, as shown in the figure. Which of the following statement is correct? Are correct. The electric flux passing through the curved surface of the hemispherical is इतना। देखिए, अब ये हेमिस्फीयर है, ये सरफेस हमारा हेमिस्फीयर है, और ये जो है रेडियस आर है, यहां पर चार्ज रखा हुआ है, तो इसके कोण से, जिस तरह से हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, तो उसमें क्या बताया था कि एक्स इक्वल टू कितना बताया था, उसमें बताया था कि एस डैश और बटा में एस इंटू क्यू 1 माइनस क्यू बटा में 2 एप्सिलॉन और इंटू क्यू क्यू बटा में 2 एप्सिलॉन। ठीक है, ये हमने बताया, उसमें रिजल्ट जो आया था, देखिए रिजल्ट आया था कितना, क्यू बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखिए चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो चार्ज यहां पर क्यू हो जाए 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये हमारा अगर वर्टिक्स है, आप सोचिए ये रेडियस आर है, ई भी आर होगा, क्लियर है, ई भी आर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा के वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखिए ये आर है और ये आर है, तो ये एंगल और ये एंगल यानी 45 डिग्री हो जाए, यानी कॉस थीटा इक्वल टू क्या, आर, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, r√2। ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस एंगल कॉस थीटा के लिए हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो आर बटा में r√2 या कॉस 45 डिग्री, क्यू बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 45 डिग्री जो होगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, यही हो जाएगा, या आप लिखते ये एस डैश एस नहीं,
हम अगर मान लीजिए कि एंगल टोटल बनता कितना, सॉलिड एंगल बनता पूरे स्फीयर में किसी पॉइंट के अंतर्गत में 4 पाई, और ये हेमी स्फीयर है तो हेमी स्फीयर में कितना बनता 2 पाई। ठीक है, तो अब जो है ये हमारा Q इक्वल टू 45 डिग्री हो गया, तो ये Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट और cos 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, जिस तरह से इसके प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताया था। ठीक है, एस डैश बटा में एस डैश की वैल्यू कितना था, आप इस रिजल्ट को याद करेंगे, कोन के बेस के नीचे में जो एरिया होता है एस डैश, ये अगर आपका कोन है, ये एंगल थीटा है, तो इसके बेस में जो ये एरिया होगी इसकी वैल्यू होती है एस डैश इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अब समझिए इसको, अगर ये कॉस थीटा सपोज कि 90 डिग्री हो जाए, ये इस 90 डिग्री हो जाए कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 0, तो एरिया हो जाएगा हाफ, एरिया हो जाएगा हाफ। अगर ये हो जाएगा मान लीजिए कॉस इजिकल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री हो, पूरा ये हो जाए, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू cos 80 डिग्री -1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 1 2 हो जाएगा, 2 इन 4 पाई आर स्क्वायर, पूरे सॉलिड स्फीयर का कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस फार्मूला को, दैट इज द इंपॉर्टेंट, इसको याद करेंगे। सॉलिड एंगल कितना हो जाता, अब 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना है हाफ एरिया है, तो आपका 4 पाई आर स्क्वायर से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्यू बटे 2 एप्सिलॉन ऑन मटा में 1 माइनस इतना, दैट इज द, तो ये हो गया हमारा आउटवर्ड, दैट इज द दिस, कि अब इस सरफेस से जब आउट हो रहा है तो ये टर्म पॉजिटिव है, तो अब प्रश्न कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, तो जो इन करेगा दैट विल बी नेगेटिव, यानी माइनस क्यू, ये जो हमारा हो जाएगा फ्लक्स जो इन करेगा, फ्लक्स रिक्वायर्ड फ्लक्स जो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस क्यू बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/रूट। ठीक है, तो ये देखिए, अब पहला आंसर कहता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज -2 क्यू एप्सिलॉन नॉट इतना, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बी में क्या कहता है, द फ्लक्स थ्रू द कर्व एंड द फ्लैट सरफेस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, पूरे स्फीयर से हमारा जो फ्लक्स जो होगा क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट होगा, तो हेमी स्फीयर से उतना नहीं होगा, दैट इज द रॉन्ग। द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस। देखिए, अब ये सरफेस जो प्लेन सरफेस है, सपोज आप कीजिए कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अगर ये डिस्टेंस x है तो हमारा ये क्या होता, ये डिस्टेंस कितना हो जाती है, ये होती दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, और एक्स वैरी कर रहा है, जब एक्स वैरी कर रहा है ये एंगल हमेशा बढ़ते जाएगा, जब थीटा भी बढ़ रहा है उस फार्मूले के अनुसार थीटा भी चेंज कर रहा है, तो फ्लक्स हमारा कांस्टेंट तो नहीं, वो कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी इस डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, इस एंगल पर डिपेंड कर रही है, और एक इसके चलते ये वेरी कर रहा है, तो कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी कांस्टेंट नहीं होगा, दैट इज द रॉन्ग। ठीक है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल। अब देखिए, ये जो हमारा कोन है, ये जो सर्किल बना रहा है, तो ये पॉइंट, हर पॉइंट जो है, हर पॉइंट सर्किल का ये जो कोण है इसका, ये अगर ये आर है तो √2 हो जाएगा, और इक्वल डिस्टेंस पर होगा, इस चार्ज के इक्वल डिस्टेंस पर होगा, तो सरकमफ्रेंस जो होगी इस सरफेस की, दैट विल बी इक्विपोटेंशियल, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर द जेई एडवांस। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।